अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं K92 के स्पोर्ट्स कॉर्नर में। आज हमारे साथ हमारे दरमियान मौजूद हैं दो स्पोर्ट्स की मायनाज शख्सियत जिन्होंने ताइक्वांडो के अंदर बहुत से जौहर दिखाए। आज हम बात करेंगे अपने पहले मेहमान से, जो कि कामरान कमर कुरैशी हैं। 35 साल से ताइक्वांडो की फील्ड के अंदर है माशाल्लाह। नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर काफ़ी पजीराई हासिल की और इस वक्त प्रेसिडेंट हैं सिंध ताइक्वांडो एसोसिएशन के। और इनके साथ इनके साहबजादी माया कामरान, जिन्होंने एशियन ब्रॉन्ज मेडलिस्ट में एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया अंडर 17 में। आइए बात करते हैं अपने खास मेहमानों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइएगा कि माशाल्लाह बहुत तेजी से ताइक्वांडो जो है वो तरक्की करते हुए जा रहे हैं। जिस वक्त आपने ज्वाइनिंग की, जिस वक्त आप ताइक्वांडो के अंदर इन हुए, क्या मामला थे उस वक्त? और बहुत सी चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आते हैं कि आप ये बताएं कि ताइक्वांडो का शौक कैसे पैदा हुआ? कितना मारदाड़ वाला गेम, लोग तो खैर खौफ भी खाते हैं बहुत सारे लोग। बेसिकली हमारे नाज़रीन ये जानना चाहेंगे कि ताइक्वांडो है क्या? असल में अनवर भाई, पहले तो शुक्रिया आपका K92 का कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया। और क्योंकि बेसिकली आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ये जो हमारे जो खास तौर पे जो छोटे-छोटे गेम्स हैं, लाइक क्रिकेट और इस तरह के हॉकी होते हैं, उनको तो हर आदमी सपोर्ट करता है, लेकिन ये छोटे इवेंट्स को, छोटे गेम्स को आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके लिए आपका शुक्रिया। ताइक्वांडो मैंने 1988-89 में स्टार्ट किया। उस ज़माने में एक बहुत रुझान था कि ब्रूस ली टाइप का उस तरह की चीज़ों का, तो वो मैं बड़ा था भी बहुत शौकीन। मेरे फादर अल्लाह को जन्नत नसीब करे, उस ज़माने में उन्होंने मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि यार मुझे मार्शल आर्ट्स करना है। तो हमने काफ़ी टाइम एक दो जगह सर्च भी की। उस ज़माने में हाजी क्लब हुआ करता था। फिर एक दो चीज़, ताई साहब का बहुत उस ज़माने में काफ़ी नाम था। लेकिन मुझे बस ताई साहब के पास जाना गया ज़रूर मैं वहाँ, लेकिन मुझे मेरे एक वहाँ साहब हैं, सर थे, कि उन्होंने कहा यार तुम ताइक्वांडो ज्वाइन करो। खुद कराटे के थे, लेकिन उन्होंने कहा ताइक्वांडो ज्वाइन करो। तो मैं फिर उस तरह यहाँ कराची एरो क्लब होता था नीपा शौरंगी पे, मोहम्मद अली सर, मोहम्मद अली वहाँ पर होते हुआ करते थे। तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया 88 में। फिर बस वहाँ से जब मैंने स्टार्ट करा, उसको शुरू किया, और करते करते माशाल्लाह से आज इतना टाइम गुजर गया कि आज मैं प्रेसिडेंट हूँ माशाल्लाह से ताइक्वांडो एसोसिएशन का। और उस ज़माने में जो चीज़ें थी, लाइक आजकल तो बहुत थोड़ी सी चीज़ें आसान हो गई हैं, लेकिन उस ज़माने में बड़ी मुश्किलात थी। हमें फेडरेशंस के हवाले से भी इश्यूज आते थे कि हमारे जो क्लब्स थे, जो रजिस्टर्ड नहीं थे या एफिलिएटेड नहीं थे, तो वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे इस तरह के नेशनल इवेंट्स में, नेशनल चैंपियनशिप में। तो हमें ये मुश्किलात, और उस ज़माने में तो मैट का भी बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था। अब तो आजकल तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जो ऑब्वियसली जदीद दौर आ चुका है, तो जदीद चीज़ें भी हैं, हर चीज़ों की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन उस ज़माने में बहुत मुश्किलात थी, लेकिन बहरहाल हमने करते रहे, उसके लगे रहे मेहनत के साथ अपने साथ साथ। और अल्लाह का शुक्र है कि फिर वो जब फेडरेशन ज्वाइन की 90, ये बात है कुछ 96 की, तो 96 में हमने फेडरेशन को ज्वाइन किया। एक साहब उस ज़माने में फेडरेशन के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, सेक्रेटरी हुआ करते थे, सॉरी, प्रेसिडेंट तो कुछ और ही साहब थे। तो बहरहाल तो वो फिर वो सिलसिला शुरू हुआ, हमने खेलना शुरू हुआ फेडरेशन की तरफ से। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी हम एक मतलब 10-12 साल हमारे तो ज़ाया हुए, कहने से कह रहे हैं, क्योंकि क्लब्स इंस्ट्रक्टर्स जो थे, क्लब्स जो ऑनर थे, वो हमें फेडरेशन की तरफ जाने नहीं दिया करते थे कि यार वो फेडरेशन का आप अपने, बस हमें अपनी जगह रोक के रखते थे कि यार अपने क्लब में ही करते रहो, बस यहीं पार्टिसिपेशन करते रहो। तो वो बहुत देर से मिला खेलने को नेशनली, और फिर वो इंटरनेशनल तो इवेंट में खेल नहीं सका, जिसका मुझे अपनी ज़िंदगी में अफसोस भी रहा है। लेकिन उसको मैंने पूरा किया, फुलफिल किया अपनी, कि मैंने उसको एज अ कोच पार्टिसिपेट किया, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, एज अ मैनेजर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। क्वालिफाइंग राउंड से 2008 में ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड्स हुए, जिसमें मैं एज अ मैनेजर गया था टीम के साथ, और जिसमें हमारे 2-4 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। बस किस्मत एक थी कि लास्ट फाइनल फाइट जो है वो हमारी बच्ची हारी, और जिसकी वजह से हम क्वालिफाई नहीं कर सके, वरना अदरवाइज हम 2008 में ओलंपिक क्वालिफाइंग कर लेते। थोड़ा सा पीछे आते हैं सर, मादरत के साथ थोड़ा सा पीछे आते हैं। 2004 की अगर मैं बात करूं, माशाल्लाह आप सिंध में चैंपियन भी रहे, गोल्ड मेडलिस्ट रहे, चैंपियन। तो मतलब क्या मौके क्यों नहीं मिलते? अगर मिलते हैं तो फिर उनको ज्यादा खिलाड़ियों को क्यों ज्यादा आगे नहीं आने दिया जाता? जिस तरह से भी आपने बात की, मुझे अच्छे से याद है 2004 के अंदर जो आपका एक स्टेटमेंट था, आप खैर बात कह चुके थे, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन फिर अचानक से एक खबर आती है कि आप नेशनल गेम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बस तो ऐसा हुआ था कि 2004 में जब ओलंपिक हमारे नेशनल सिंध चैंपियनशिप हुई, मैंने माशाल्लाह से गोल्ड लिया था, सिंध चैंपियन बना मैं। तो उसके बाद हमारा, क्योंकि उस जमाने में आप कह लें पैरेलल का भी इश्यूज थे कि कुछ हमारी पैरेलल कोच बॉडीज भी थी, और फेडरेशन के साथ भी कुछ इख्तलाफात थे, तो हम दूसरी साइड पे थे।
तो उस ज़माने में 2004 में जब मैंने चैंपियन बना तो मैंने कहा यार बस अब हमें मौके तो मिलेंगे नहीं इस तरह के, तो मैंने कहा खत्म करें, क्योंकि उसी साल मेरी शादी भी थी। तो मैंने कहा यार मैं उसको अपना प्लेइंग करियर मैंने 2004 में खत्म कर दिया था उस चैंपियनशिप के बाद। तो 2004 में इत्तेफाक से नेशनल गेम्स कोयटा में होने थे। तो जब हम वहाँ पहुंचे हैं, मैं वैसे ही ऐसे ही चले गए थे देखने के लिए, क्योंकि शौक तो था, सब कुछ था। तो हमने कहा चलो जाते हैं, तो वहाँ पर भी ये फटा हुआ, और उसके बाद जो है ना उन्होंने कहा कि यार 4-4 बच्चे आप लोग पार्टिसिपेट करा लें। चारों ने कहा आपने खेल रहे, चारों में। तो इस तरह के इश्यूज होते रहते थे, चलते रहते थे। बहरहाल तो उन वो जो चारों में से एक खुशनसीब आप एक भी थे। खुशनसीब मैं खुशनसीब उसमें भी नहीं था। मुझे तो बेसिकली उन्होंने आके हम तो वैसे ही मैं अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था उधर, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार हमारे पास वो बच्चा नहीं है इस वेट का। वेल्टर वेट उस ज़माने में था मेरा, तो उन्होंने कहा यार मुझे वेल्टर वेट में हमें लड़का चाहिए जो हमारे पास नहीं है, और उन्होंने हमें ये वेट दिया है। तो यार तुम पार्टिसिपेट कर लो, क्योंकि तुम ऑलरेडी वेल्टर वेट हो। मैंने कहा मैं ऑलरेडी छोड़ चुका हूँ सारी। मैं अप्रैल में मैंने खत्म किया, तो ये नवंबर में 6-7 महीने हो चुके हैं, ट्रेनिंग नहीं है, कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा यार बस आप पार्टिसिपेट कर लो। तो वो फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में मैंने नेशनल गेम पहली दफा 2004 में पार्टिसिपेट किया। चले माशाल्लाह, जिस तरह आप ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, आज हमारे साथ माया भी मौजूद हैं। वहाँ महा भी आप हमारे साथ मौजूद है। महा, ये बताइएगा कि किस तरह से ट्रेनिंग होती है ताइक्वांडो में, किस तरह से ट्रेनिंग कराई जाती है? ताइक्वांडो एक बेसिकली एक स्पोर्ट्स का गेम है, और इसमें आपको सेल्फ डिफेंस वगैरह की सारी फैसिलिटीज होती हैं। आपको कोचेस जो आपके होते हैं, आपके टीचर्स जो होते हैं, आपको फुल जितनी उनकी हो सकता है आपको टीचिंग देते हैं ताइक्वांडो की। मैं बहरिया में प्रैक्टिस करती हूँ, हमारा क्लब है बहरिया ताइक्वांडो अकेडमी। जी नाज़रीन, बात करते हैं 35 साल के अरसे तक जो आप ताइक्वांडो माशाल्लाह करते हुए आ रहे हैं और यकीनन आगे भी करते रहेंगे। सर ये बताइएगा कि जब अब पहले देखते थे हम कि नेशनल लेवल पे जो है इतने ज़्यादा मेडल्स नहीं आ रहे होते थे। अब पिछले नेशनल गेम्स को अगर आप देखें और इसी तरह से नेशनल चैंपियनशिप को देख लें, क्या कहना चाहेंगे कि किस तेज़ी से तरक्की करता जा रहा है सिंध ताइक्वांडो एसोसिएशन? मैं इसको साथ-साथ आपको बताता जाऊँ। पहले थोड़ी-सी चीज़ मैं आपको बताऊँ कि 2004 में जब मैंने छोड़ा, तो एज़ अ प्लेइंग करियर खत्म किया। 2006 में मैं नेशनल रेफरी बना, पास किया मैंने कोर्स, हमारे नेशनल रेफरी कोर्स हुआ, मैंने उसको पास किया। 2008 में एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी हमें कि मैं इंटरनेशनल रेफरी कोर्स करता और पास होता जाता। तो जो हमारे से पहले लोग थे उन्होंने मुझे उस कोर्स में जाने नहीं दिया, मुझे परमिशन नहीं दी गई, ये कह लें कि जो आप बात करते हैं कि यार क्यों प्रमोट नहीं होता था पहले गेम और अब इतना प्रमोट है। तो 2008 में जब मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और मैं जो है ना फिर वो वेट करता रहा, और वो जो 2006 से लेके 2012 में जाके मैंने एज इंटरनेशनल रेफरी कोर्स के लिए गया मलेशिया, और वहाँ से मैंने कोर्स पास किया माशाल्लाह से, और फिर मैं यहाँ वापस आया पाकिस्तान। तो जो खुशी मिलती है कि यार पाकिस्तान का एक नाम हमने कहीं ना कहीं मैंने बुलंद किया कि यार मैं एज इंटरनेशनल, और मुझे बड़ा अफसोस भी होता है कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो पहले हमसे पहले जो लोग थे जो हमें इस तरह के मौके मिलते थे, लेकिन हमें वो देते नहीं थे। और हम अगर मैं वो 6 साल का जो मेरा कैरियर ज़ाया हुआ है एज़ा, तो मैं शायद आज बहुत ऊपर होता। लेकिन बहरहाल जहाँ भी हूँ अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जगह पे हूँ आज भी। तो 2016 के अंदर भी कॉमनवेल्थ गेम के अंदर भी तो देखे ना आपने, 2014 में मैंने एज कॉमनवेल्थ गेम इंटरनेशनल रेफरी 2 पार्टिसिपेट साल किया बाद देखे पाकिस्तान को ही, माशाल्लाह से। बिल्कुल 2000। वो ये मेरी फख्र की बात है मेरे लिए कि मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, और सिर्फ मैं वाहिद रेफरी था जो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गया। फिर मैंने 2016 में चाइना में रिफ्रेशर किया, फिर 2018 में मैंने फुजायरा कप में एज रेफरी पार्टिसिपेट माशाल्लाह से करता रहा, और फिर मैं बताया एज अ मैनेजर कोच, फिर अब रेफरी की तरफ में चला गया हूँ। तो अब रेफरी की लिए तरह लोगों को पार्टिसिपेशन भी मिल रही है। एक सवाल है मेरे यहाँ पर, जो सबसे ज़्यादा कभी खुशी महसूस हुई कभी आप बाहर गए दूसरे ममालिक के अंदर खेलने के लिए, सबसे ज़्यादा खुशी? खेलने के लिए तो बेसिकली मैंने बताया कि मुझे खेल नहीं सका इंटरनेशनली, लेकिन हाँ यकीनन मुझे 2008 में जब मैं एज मैनेजर पाकिस्तान की टीम को रिप्रेजेंट किया मैंने क्वालिफाइंग में, जब हम एशियन क्वालिफाई हमारे गेम्स हो रहे थे उसकी क्वालिफाइंग राउंड था हमारा। तो जब हम वहाँ गए तो मतलब जब हमारा बच्चा मतलब ऑब्वियसली जब हारा, लेकिन एक पाकिस्तान का एक नाम होता है, जब आप पाकिस्तान का कलर मिलता है आपको, और जब पाकिस्तान का जब तराना बजता है ऑब्वियसली, भले वो फर्स्ट नहीं आ सकी, हम क्वालिफाई नहीं कर सके, लेकिन एक पाकिस्तान की जब रिप्रेजेंटेशन हुई मेरी, तब मेरे लिए तो बहुत ही ऑनर की बात थी कि पहली दफा किसी इवेंट में मैं गया था बाहर, और वो एशियन क्वालिफिकेशन राउंड थे ओलंपिक्स के। तो मतलब मेरा तो एक ड्रीम है, आज भी है वो ड्रीम कि यार पाकिस्तान ओलंपिक में क्वालिफाई करे, और मैं चाहूंगा कि जब भी पाकिस्तान क्वालिफाई करे ओलंपिक में तो मैं उस टीम का हिस्सा हूँ। तो ये मेरा ड्रीम है, तो मैं चाहूंगा ही। तो ये 2000 माशाल्लाह से 8 में वो एक टाइम था, एक वक्त था कि यार मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, और इतनी खुशी शायद मुझे शायद कभी नहीं मिली जितनी पाकिस्तान, भले हमारा लोग कहते हैं पाकिस्तान यूं है, आप क्या है पाकिस्तान में, क्या है पाकिस्तान में कुछ नहीं है, उसके बावजूद लेकिन जो खुशी आपको मिलती है ना,
अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने की कहीं पे भी, शायद मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा कहीं आपको कोई खुशी मिलती है। यकीनन सर, आपने जिस तरह से कहा कि इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का जब परचम सर बुलंद होता है, तो उस वक़्त एक जज़्बात और एहसासात ही एक अलग होते हैं। यकीनन वहाँ बात करेंगे कि जिस तरह से आपने एशियन चैंपियनशिप के अंदर पार्टिसिपेट किया, ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल किया, क्या महसूस हो रहा था उस वक़्त? कैसा लग रहा था कि इंटरनेशनल लेवल पे यकीनन स्कूल लेवल से आप मेहनत करते आए हो, आपके वालिद साहब बहुत मेहनत कराते हैं। यकीनन अगर वो उस लेवल तक नहीं जा सके, तो इनकी ख्वाहिश होगी कि आप इंशाल्लाह उस लेवल तक जाएँ। तो कैसा महसूस होता है? क्या लगा था जब आपने एशियन चैंपियनशिप के अंदर पार्टिसिपेट किया और ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल किया? शुरू में तो जब स्टार्टिंग में जाना था तो ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती थी। इंटरनेशनल इवेंट था तो उसकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा होती थी, स्ट्रिक्ट थी, स्ट्रिक्टनेस बहुत थी उस वक़्त। जब कॉम्पिटिशन का टाइम आया तब थोड़ा-सा नर्वस टाइप हुआ था, लेकिन फिर जब खेला तो पता चला कि कैसे होता है इवेंट वग़ैरह। खेलना चाहिए सबको, क्योंकि इसमें जब खुशी हुई जब मेडल मिला, जब उन्होंने मेडल सेरेमनी जब उनकी हुई थी, तब उन्होंने मेडल जब रिप्रेजेंट किया तो बहुत ही एक अलग प्राउड मोमेंट था कि मैंने अपने बाबा का जो था उनके लिए कि अपनी बेटियों को खिलाएं, तो बस वो उस वक्त खुशी थी, बहुत ज़्यादा हुई थी। अपनी अम्मी को देख के बस बहुत खुशी हुई थी, वो जिस तरह मुझे देख रही थी, तो बस वो खुशी अलग थी, बहुत ज़्यादा थी उस वक्त। तो सर, जब माशाल्लाह मेडल हासिल किया था उस वक़्त आपकी क्या? देखिए, मेरे रिमार्क्स तो ऐसे थे कि उस टाइम पे कि जहाँ मैंने मुझे ये था, मेरा भी ख्वाब था कि मैं एक इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट करूँ, लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिल सका। लेकिन बहरहाल वो मौका मुझे अपनी बेटी की सूरत में मिला और मैंने उसको एशियन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कराया माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं उस टीम का हेड ऑफ द टीम था उस ज़माने में, उस टाइम पे। तो जब लास्ट ईयर हम ये G2 इवेंट खेलने गए पाकिस्तान से, इनकी टीम से, तो माशाल्लाह सिर्फ इसने नहीं, इसके साथ-साथ 4 बच्चे और हैं माशाल्लाह हमारे, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उसमें और मतलब मेडल लिया। उसमें एक सिल्वर मेडल बची थी, नुसरत जमाल। उसके अलावा हमारी एक ब्रॉन्ज मेडल बची थी, आयशा। उसके अलावा एक लड़का हमजा, उसने मेडल लिया। एक लड़की और थी जिसका ब्रॉन्ज मेडल हुआ। तो ये माशाल्लाह से 5 बच्चे उस एशियन जूनियर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करके लेके आए। ऑब्वियसली ये तो मेरी बेटी है, मुझे खुशी तो इससे ज़्यादा शायद हो नहीं सकती कि मेरी बेटी ने एक मेडल लिया और मेरा ख्वाब पूरा किया, जो मैं नहीं कर सक रहा था इंटरनेशनल इवेंट पार्टिसिपेटिंग का, उसने पार्टिसिपेट किया। और उसके साथ-साथ मेरे 4 और बच्चे, ऑब्वियसली वो भी मेरे ही बच्चे, क्योंकि मैं प्रेज़िडेंट हूँ उनका, तो मुझे लिए तो वो भी उसी तरह है। तो उन्होंने भी वहाँ मेडल लिया और मेरा सर फ़ख्र से बुलंद किया। और माशाल्लाह जो लोग कहते हैं कि मेडल नहीं कि आते। मेडल नहीं आते, तो मेडल नहीं आते, तो वो इन लोगों ने एशियन जूनियर चैंपियनशिप में प्रूव किया कि यार मेडल आते हैं, और अगर आप मेहनत करें तो मेडल आ सकते हैं, और आते पिछले हैं। दिनों कुछ टाइम पहले की बात है कि आपको अमूमन कहा जाता था कि भाई के अक्सर औक़ात सुनने में भी आया, लेकिन ख़ैर आपके मुँह से सुनना चाहेंगे कि इसमें कितनी सदाकत है कि सिंध का मेडल भेज दिया। ये क्या हकीकत है? वो जो अगर आप थोड़ा-सा देखिए, सिंध का मेडल भेजते जो लोगों ने कहा, असल में हुआ ये था कि जो एक लड़की थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कोट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो लड़की है सिंगल पेरेंट है, अंडर 40 की कौन-सा प्लेयर है बेसिकली। तो उसका लोगों ने मुझसे कहा कि यार हम देखिए, प्रोविंस का काम ये है कि यार वो बच्चों को नर्सरी बनाते हैं और उनको आगे ले जाके कोचिंग, लेकिन क्योंकि प्रोविंस के पास इतने फंड्स नहीं होते कि वो बच्चों को कुछ मंथली पे कर सके ना। ठीक। जी नाज़रीन, तो आइए बात करते हैं चैंपियनशिप की। यकीनन फर्स्ट साउथ ताइक्वांडो चैंपियनशिप हुई। अब माशाल्लाह आप डिस्ट्रिक्ट प्रेस करवाने जा रहे हैं। एक चीज़ का एतराज़ है सर, अमूमन देखने में आता है कि खिलाड़ी जो है बेचारे इंजर्ड हो जाते हैं, उनके लिए कोई फर्स्ट एड का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं होता है। क्या बिल्कुल, आपकी बात जहाँ तक वजह है, लेकिन ये पहले था। अब हमारे साथ माशाल्लाह से पिछले साल हमने डॉक्टर फरहान ईसा जो मौजूद हैं, ईसा लेबोरेटरी के साथ हमने लास्ट ईयर पूरा एक MOU साइन किया था। और वो उनका हमारा पूरा साल हमारे साथ उनका ताउन रहा, और हम जो भी इवेंट कराते थे उनकी पार्टिसिपेशन हमारे साथ रही कि वो उनकी फर्स्ट एड की जो फैसिलिटी है वो हमें प्रोवाइड करते थे। और उनकी एम्बुलेंस, उनके डॉक्टर्स, उनकी पूरी टीम जो है हमारे इवेंट्स में अब रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। इस दफ़ा जो डिस्ट्रिक्ट साउथ का जो इवेंट हुआ जिसकी आप बात कर रहे हैं, हाँ ऑब्वियसली थोड़ा-सा उसमें डिले हुआ। चुगताई लैब हमारे साथ अब इस साल जो है ना, हमने चुगताई लैब के साथ एक वर्बली, बेसिकली अभी वर्बली है, लेकिन वो उनके MOU साथ यकीनन साइन होगा? इंशाल्लाह ताला। तो एक हमारे साथ उनका कॉन्टैक्ट हुआ है हमने, और उन्होंने हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बाकायदा वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अंडर 14 में भी उनकी मेल फीमेल डॉक्टर वहाँ मौजूद थे, उनकी एम्बुलेंस वहाँ मौजूद थी। इसी तरह पे हमने एक अंडर 17 का एक इवेंट कराया था 14 अगस्त वाले दिन, अगर आपने भी शायद उस इवेंट में आए थे, वहाँ पर देखा होगा आपने, वहाँ भी चुगताई लैब की एम्बुलेंस और डॉक्टर्स ये दोनों मौजूद थे। अब अंडर 17 का इवेंट हम कराने जा रहे हैं, इसमें भी उनकी फैसिलिटी हमारे पास मौजूद है कि एम्बुलेंस बाहर खड़ी होती है इवेंट के, 2 डॉक्टर्स वहाँ मौजूद होते हैं, मेल फीमेल।
तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह एक ये बड़ा अच्छा साइन है, जो पहले लोग के साथ ऐसा होता रहा है कि इवेंट में इस तरह की फर्स्ट एड नहीं होती थी, लेकिन ये इसको भी मैंने फुलफिल किया है लोगों के साथ। लास्ट ईयर मैंने था इस दफ़ा चुगताई लाइफ के साथ कि वो हमें और उन्होंने हमें यकीन दिलाया और बाकायदा वो कर भी रहे हैं इस चीज़ को कि हर इवेंट में उनकी एम्बुलेंस और 2 डॉक्टर वहाँ मौजूद होते हैं, जिनको हम फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सॉरी, फर्स्ट एड तो हम प्रोवाइड कर ही देते हैं ऑब्वियसली, लेकिन इसके बाद कोशिश हमारी ये होती है कि अगर कोई इस तरह का इंजर्ड हो जाए या कोई, जैसे लास्ट ईयर हमारे साथ एक हादसा भी हुआ, एक लड़का था हमारा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का ही, वो एक इवेंट फाइट में जो है ना मतलब गिरा और उसके पैर की हड्डी जो है ना साइड से ब्रेक हुई। तो मैं अपने ताइक्वांडो वालों को खराज तहसीन पेश करूंगा इस हवाले से कि जितने भी लोगों को कहा, एक सबसे बस मैंने रिक्वेस्ट ही की थी कि यार मुझे जितने भी, सिर्फ ताइक्वांडो वालों की बात कर रहा हूँ, किसी और की नहीं, जो हमारे सीनियर्स हैं या जो हम इंस्ट्रक्टर्स कहते हैं या जो हमारे लोग शामिल हैं, उनसे मैंने एक रिक्वेस्ट की कि यार उसको हमें सपोर्ट करना है। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह सब ने उसमें कंट्रीब्यूट किया और एक अच्छा हैंडसम अमाउंट हमने उसके फादर को, उसके जो रिलेटिव वहाँ मौजूद थे, जब हम वहाँ पहुँचे और हम ये सारे अमाउंट लेके वहाँ गए हैं, तो उनके फादर और उनके जो रिलेटिव थे, वो बड़ा हैरान हुए, परेशान भी हो गए कि यार ये इस तरह का आप लोग मतलब इस तरह का सपोर्ट आप लोग देने आ गए। और उन्होंने हमसे कहा कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेसिकली वो नेवी की तरफ से उसकी फादर की जॉब थी, तो उसको सारा बेनिफिट वहाँ से मिल रहा था, उसकी सारी फैसिलिटीज़। लेकिन हमने कहा नहीं, ये हमारा फ़र्ज़ है, एसोसिएशन का फ़र्ज़ है और ये हमारी ताइक्वांडो कम्युनिटी है, हमने किसी से बाहर से ऐसा नहीं लिया। ये हमारे आपस की कंट्रीब्यूशन है, जो हमारी तरफ से इसके लिए छोटा-सा है, बहुत छोटा है, लेकिन ये इसके लिए हम उसको सपोर्ट करेंगे। यकीनन खेलों में तो लगती रहती है तमाम चीज़ें। बहरहाल फिर भी जिस तरह से ताइक्वांडो के जितने भी इंस्ट्रक्टर हैं, उन्होंने आपकी एक आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अमूमन में ये चीज़ देखने को मिलती है कि हमारे यहाँ के खिलाड़ियों का डेटा नहीं है। जिस तरह अगर आप इंटरनेशनल की बात करें, क्या सिंध ताइक्वांडो एसोसिएशन ने इसके ऊपर कोई अमल दरामद किया है अब तक? क्या बाकायदा, जिस तरह से लास्ट चैंपियनशिप में मेरी आपसे बात हुई थी, आपने कहा कि हम इसका बाकायदा एक बिल्कुल, केस देखिए, हाँ, सिस्टम करने जा रहे हैं। इसको बिल्कुल लास्ट तो नहीं था, लेकिन हमने ये साल से शुरू किया है। ये जो हमने अंडर 14 इवेंट करा रहे हैं, या अंडर 14 इवेंट का हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, बाकायदा सिस्टम पे है। और अच्छा जी, जैसे अब मैंने आपको बताया कि आपने पूछा कि यार हम रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। हमने जो अंडर 14 इवेंट अभी हम कराया, चैंपियनशिप कराई, उसका पूरा रिकॉर्ड हमने मेंटेन किया है। डेटाबेस हमने फाइल बनाई है, जिसमें उसको फसीउद्दीन हमारे पास एक लड़का है जो उसको पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है। और माशाल्लाह से जितने उसमें मेडल होल्डर्स हैं, मतलब गोल्ड मेडलिस्ट नहीं, जो जिन्होंने पार्टिसिपेट भी किया, उनका पूरा रिकॉर्ड हमने रखा है। और सिर्फ ना कि सिर्फ ब्लैक बेल्ट्स का, बल्कि हमने बेल्ट वाइज उसको हमने कैटेगराइज, जिस तरह इवेंट कराया उसका पूरा रिकॉर्ड, उसका पूरा डेटाबेस बना के उसको हमने सपोर्ट करके उसको सेव किया हमने अपने पास। और जब हम अंडर 17 इवेंट कराने जा रहे हैं, जिसमें अब ये बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे अंडर 17 के, उसका भी इसी तरह पूरा रिकॉर्ड हम मेंटेन करेंगे, डेटाबेस मेंटेन करेंगे। गोल्ड मेडलिस्ट जो होंगे उनका भी, तो उसको उसका बेनिफिट हमें या फायदा हमें ये होगा कि अब जब भी हमारा कोई इवेंट आएगा, लाइक नेशनल चैंपियनशिप आएगी, एशियन चैंपियनशिप आएगी, तो हमारे पास रिकॉर्ड होगा कि हमारे मेडलिस्ट प्लेयर कौन है। और अगर कोई बच्चा चाहता है पार्टिसिपेट करना, तो या उस ट्रायल में नहीं आ सका या उस इवेंट में नहीं, उनके ट्रायल्स हम अलग कराएंगे और उस बच्चे को हम सुपीरियरिटी देंगे और उसको ऊपर रखेंगे और उसकी फाइनल फाइट हम उससे कराएंगे, ताकि एक बाकायदा रैंकिंग बाकायदा निकले और उस प्लेयर को भी एडवांटेज मिले, जो वो बेचारा नीचे खेल के गोल्ड मेडल लेकर आया। तो उसको जो है ना कम से कम फाइट कम, ताकि उसको जो है आपस में लोग पार्टिसिपेट करें और वो फिर आके जो है ना इस तरह इवेंट को बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि सर जिस तरह बाकी गेमों के अंदर रैंकिंग हो रही होती है, हम चाहेंगे कि अल्लाह पाक इसमें आपके लिए आसानी करे और आपके साथ जो टीम इसमें इतनी मेहनत कर रही है, काफ़ी टाइम के बाद ही कोई नई चीज़ होने के लिए जा रही है कि प्लेयर्स की रैंकिंग बन रही है। महा, ये बताइएगा कि किस तरह से ट्रेनिंग भी जारी रखती हैं और साथ-साथ पढ़ाई भी अपनी जारी रखती हैं? कोई दुश्वारी नहीं होती? प्रॉब्लम्स तो होती हैं आपको, लेकिन पढ़ाई भी साथ-साथ लेके चलनी पड़ती है। और आपको गेम, अगर कोई चीज़ आपको खेलनी है या गेम आपको खेलना है, तो उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि पढ़ाई भी ज़रूरी है और आपकी हेल्थ के लिए ये गेम्स वगैरह भी बहुत ज़रूरी होते हैं। इसलिए मॉर्निंग में मेरा कॉलेज होता है और पढ़ाई अलग हो रही होती है और ट्रेनिंग अलग
हो रही होती है ट्रेनिंग में। मैं बाबा के साथ मैंने आपको बताया जैसे कि मैं बहरिया में करती हूँ ट्रेनिंग वीक में 3 दिन, और वहाँ पे ट्रेनिंग मतलब 2 आवर्स की ट्रेनिंग होती है वहाँ पे ऑलमोस्ट, और फिर वहाँ बाकी के 3 डेज 2 आवर्स में क्या-क्या ट्रेनिंग करते हैं? थोड़ा-सा बताएँ। पैड मतलब वार्म अप सेशन के बाद पैडिंग वगैरह होती है कि क्या चीज़ें मतलब कुछ बताएँ? फाइटिंग जैसे जो फाइटिंग के लिए आपको मतलब ट्रेन करते हैं उसमें कि कैसे फाइट होगी, किक्स वगैरह बताते हैं, पंचेस वगैरह, ब्लॉक्स वगैरह सब कुछ मतलब आपके सेल्फ